गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको मालूम है कि हम 3 अप्रैल से सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले थे क्लासेस में, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर 21 डेज़ का लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया था। और ये 21 डेज़ का लॉकडाउन भी 14 अप्रैल को ख़त्म हो गया, बट गवर्नमेंट ने इसको और 19 डेज एक्सटेंड करके अब 3 मई तक कर दिया है। और इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक होकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्लासेस का क्या होगा, हमारे एग्ज़ाम्स तो नवंबर में हैं, हमारे एग्ज़ाम्स तो दिसंबर में हैं, तो हम लोग का प्रिपरेशन का क्या होगा। ये लॉकडाउन के टाइम में हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, और अगर हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, और प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम अच्छे से कैसे देंगे। तो आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हम लोग 17 अप्रैल से आपके लिए रोज़ ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं। यानी जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं और सीएमए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए रोज़ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अरेंज की जाएंगी, आपकी डाउट सॉल्विंग्स अरेंज की जाएंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आज हमारा पहला उसी सीरीज़ के अंदर, उन्हीं लेक्चर्स के अंदर आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें बेसिकली हम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नई बात करेंगे, आज कोई चैप्टर वैप्टर नहीं देखेंगे, बट बेसिकली हमारा रोड मैप क्या होगा, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं ना करियर इन कॉमर्स, यानी हम लोग ऐसा बात करते हैं कि भाई 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, और वो या ऐसा बोलूँ कि वन ऑफ द ऐसा कौन सा कोर्स है जो बहुत अच्छा है, तो सी ए इज़ वन ऑफ द कोर्स दैट इज़ द बेस्ट, या फिर ऐसा बोलूँ गोल्ड स्टैंडर्ड है कॉमर्स के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए करना चाहते हैं लेकिन उनको सीए के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सीए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सीए का अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई सीए का मेन काम क्या होता है, तो लोग 2 जवाब देंगे आपको। ठीक है, पहला तो बोलेंगे कि वो टैक्स का एक्सपर्ट होता है, यानी सीए इज़ एक्सपर्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसका अगर आप पूछोगे कि मेन काम क्या है सीए का, तो सब लोग बोलेंगे सीए का मेन काम टैक्स भरना है। यस और नो? ओके, नाउ अब सीए का मेन काम टैक्स भरना है। दूसरा कोई बोलेगा कि भाई दूसरा क्या काम है, सीए का दूसरा काम क्या होता है, तो एक तो टैक्स भरना हो गया बोलता है, दूसरा सीए को अकाउंट्स बनाना आता है। ये 2 काम कोई भी आदमी सीए के बारे में जानता है कि सीए ये 2 काम करता है, बट एक्चुअल में जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसका मेन काम टैक्स भरना या फिर टैक्स के रिटर्न्स बनाना ये सब नहीं होता है, अकाउंट्स बनाना ये नहीं होता है। ये सब उसको आता है इसलिए वो कर सकता है, ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ दैट, ही कैन डू दैट। बट जो मेन काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है वो होता है ऑडिटिंग करना। क्या होता है? ऑडिटिंग करना। दिस इज ए मेन वर्क ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का मेन काम क्या होता है? ऑडिटिंग करना। अब ऑडिटिंग से क्या मतलब है, तो देखो बहुत सिंपल है। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है चेकिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? चेकिंग। क्या चेक करेगा यहाँ पे? तो हम लोग लेट सपोज कि रिलायंस इंडस्ट्री हमारे पास आती है और रिलायंस इंडस्ट्री हमको आके बोलती है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट 800 करोड़ का है। कितने करोड़ का प्रॉफिट है? 800 करोड़ का। आप और मैं मान लेंगे क्या रिलायंस को 800 करोड़ का प्रॉफिट है? क्या पता रिलायंस ज़्यादा प्रॉफिट बता रहा हो, या फिर क्या पता रिलायंस बहुत कम प्रॉफिट बता रहा हो। दोनों केस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो हम कैसे मान लें कि रिलायंस का 800 करोड़ का प्रॉफिट है? तो कहने से अकाउंट्स में सिंपल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेट सपोज कि प्रॉफिट आया है 800 करोड़। अब सीए का काम क्या है यहाँ पे? तो रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस एक सीए को अपॉइंट करेगा और उसको बोलेगा वो ऑडिटर है उनका। क्या है? ऑडिटर। अब इस ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम है? तो वो देखेगा कि भाई ये 800 करोड़ का जो प्रॉफिट रिलायंस बता रही है, क्या ये प्रॉफिट सही है या फिर ये प्रॉफिट गलत है। और ये वो कैसे बताएगा? बोलेगा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई? इनकम को हम एक्सपेंस से इनकम में से हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे। तो वो बोलेगा सारी इनकम्स चेक करो कि इनकी इनकम्स बराबर हैं कि नहीं, और इन्होंने क्या सारे एक्सपेंस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब उसको चेक करने के लिए लेट सपोज सेल्स की बात करें, तो रिलायंस बोलता है कि उसका 2000 करोड़ का सेल है। तो सिंपल सी ये बोलेगा कि भाई 2000 करोड़ का सेल है ना आपका, तो आपने सेल किया होगा तो बिल भी बने होंगे, और बिल बने होंगे तो वो बिल दिखा दो। तो कहना ही से जब सेल्स करेंगे तो बिल होंगे, और वो बिल दिखेगा तो वो चेक कर रहा है एक तरह से कि भाई हाँ इन्होंने 2000 करोड़ की सेल बोली है, 2000 करोड़ के बिल हैं क्या? बिल हैं, तो मतलब ये सेल प्रॉपर है। उसके बाद ऐसे ही इन्होंने परचेस किया होगा,
तो परचेस किया होगा तो कहने से सिंपल सी बात है उसके बिल आए होंगे, तो परचेस के खर्चे को वेरीफाई करने के लिए परचेस के बिल चेक कर लेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज कि इनकी परचेसेस होती हैं 1200 करोड़, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इनका प्रॉफिट कहने से अगर सेल्स बराबर हैं, सारी परचेसेस बराबर हैं, दैट मीन्स ये प्रॉफिट भी क्या है, सही है। अब इस पीएनएल के नीचे सीए जो होता है वो अपना साइन करता है, मतलब मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ इस चीज को, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि एक सीए क्या करता है, अपना वहां पे साइन करता है और ऊपर लिखता है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। यानी वो बोलता है कि मेरा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और ऊपर दिया गया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही है, ऐसा बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो वहां पे क्या कर देता है, साइन। जब ये साइन किसी भी पीएनएल और बैलेंस शीट यानी एनुअल रिपोर्ट पे हो जाए तो उस पे अब सब लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सीए की तो सिग्नेचर में ही पावर होता है, बट एक्चुअल में जो सीए की सिग्नेचर में जो पावर आता है वो कैसे आता है, ही ऑडिट्स द अकाउंट्स, यानी ही चेक्स द अकाउंट्स, वो अकाउंट्स को चेक करता है और उसके बाद वो उस पर साइन करता है। ये सीए का मेन काम होता है। मेन काम क्या होता है, ऑडिटिंग करना। मेन काम क्या होता है, ऑडिटिंग करना। लेकिन इसके अलावा भी सीए बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि अकाउंट्स बनाना, यानी आपके अकाउंट्स फाइनल करने हैं, पीएनएल बैलेंस शीट इन सब में एडजस्टमेंट जो होते हैं वो करवाने हैं आपको, तो सीए कर सकता है क्योंकि ही इज एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आपको टैक्स मैटर में कोई एडवाइस चाहिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपर्ट ऑफ टैक्स मैटर्स। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, जीएसटी रिटर्न भरना है, उसमें कोई एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर देगा। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने हैं यानी आपको देखना है कि मैं पैसा यहाँ पे डालूं कि नहीं डालूं, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बता पाएगा कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट करना है। फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या कि लेट सपोज हमको एक फैक्ट्री चालू करनी है, तो ये फैक्ट्री चालू करने के लिए हम लोग पैसा कहाँ से लाएं, हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें, हम इक्विटी शेयर इशू करें या फिर हम लोन ले लें, ये तीन में से कौन सा लें और कितना लें। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट करके बताता है कि भाई ये वाला तरीका आपके लिए सही हो सकता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद लॉ के कंप्लायंस, यानी बहुत सारे, जब आप कंपनी खोलते हो तो आपके बहुत सारे कंप्लायंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया कंपनी के अंदर तो उसका इंटीमेशन यानी उसकी इंफॉर्मेशन आपको आरओसी यानी गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। तो ये सारे अगर आप नहीं देते हो तो आपको पेनल्टी लगती है। तो आपको ऐसा लॉ का कुछ कंप्लायंस करवाना है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। इसके अलावा देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू। ठीक है, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये एक नया फील्ड आ रहा है और बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, इसमें बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में क्या होता है, जैसे कि आजकल लेट सपोज फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो इनका सारा का सारा बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन होता है ना, सब हम लोग परचेस करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो इसमें क्या अमेजोन का सॉफ्टवेयर, क्या फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर बराबर चल रहा है, उसकी चेकिंग भी कौन करता है, उसका चेकिंग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट विद अ टीम ऑफ इंजीनियर्स करता है। तो ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड आ रहा है आगे जाके और इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। तो वन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज वन ऑफ द ग्रोइंग एरियाज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू वर्क। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आप सीए बनने के बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो सीए बनने का मतलब सिर्फ अकाउंट्स नहीं होता है। सीए बनने का मतलब होता है कि देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड वी कैन वर्क इन एन नंबर ऑफ फील्ड्स। तो ये सारे आपके सीए बनने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। यूजुअली कैसा होता है, यूजुअली जब आदमी सीए बन जाता है तो उसके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि वो कहीं पे जॉब कर ले, यानी कोई भी बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, ये कोई भी कंपनी में वो जाएगा और वहाँ पे वो जॉब कर सकता है। अब जॉब किस में करेगा, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, वो टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, वो उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम कर सकता है। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इनमें किधर भी वो जाके जॉब कर सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि सीए अपना खुद का एक ऑफिस खोलेगा और उस ऑफिस के अंदर जितने भी लोग, जैसे कि किसी को अपने अकाउंट्स चेक कराने हैं तो वो उस ऑफिस जाए, ठीक है, सीए को फीस दे, उसका अपने अकाउंट्स दे, सीए उसके अकाउंट्स चेक करके अपनी रिपोर्ट बना के उसको देता है।
किसी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है तो भाई वो सीए ऑफिस जाओ, आप अपनी डिटेल्स दो, उसको फीस दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो आपका जो रिटर्न है इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न वो भर के देगा आपको। तो ऐसी सर्विसेज आप दे सकते हो। इसमें होता क्या है कि यहाँ जॉब में आप सिर्फ एक ही कंपनी के लिए यानी एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो, वेर एज यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, यानी आपको किसी ने जॉब पे नहीं रखा है। सब आपके पास प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं कि भाई मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, मेरा लोन का फाइल बना दो, मेरा अकाउंट्स देख लो। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर देते हैं हम लोग एक ही ऑफिस से मल्टीपल क्लाइंट्स को। इसे हम बोलते हैं कि सीए इन प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे इसे हम? सीए इन प्रैक्टिस। और तीसरा आपके पास ऑप्शन रहता है, आप बिजनेस कर सकते हो। देखो, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या क्या आता है? आपको अकाउंट्स आते हैं, आपको लॉ आता है, बराबर है, आपको टैक्स आता है, आपको मैनेजमेंट आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या आता है? आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, यानी फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो कहना ही से एक सिंपल सी चीज़ है कि बिजनेस चलाने के लिए चाहिए भी क्या? यही सब नॉलेज तो चाहिए। सो व्हेन यू हैव ऑल दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि अकाउंट्स में क्या होता है, कॉस्टिंग में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है, तो आप बिजनेस रन करने की एक अच्छी पोजीशन में वहाँ पे आ जाते हो। तो अगर आपको बिजनेस रन करना है तो भी आप सीए कर सकते हो। आपको खुद का ऑफिस खोलना है, लेट्स से कि वापी में आपको अपना ऑफिस खोलना है, तो आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको ऐसा कि नहीं मुझे तो कॉर्पोरेट्स में जाना है, मुझे जॉब करनी है, तो आप तो भी सीए कर सकते हो। तो ये 3 फील्ड्स होती हैं आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये हो गया सीए का एक ओवरव्यू कि भाई सीए में क्या क्या होता है। अब इसकी जर्नी पे कि भाई सीए बनेंगे कैसे, ये तो सीए बनने के बाद की कहानी हो गई। अब सीए कैसे बनेंगे? तो देखो, सीए बनने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, या फिर बोलूं तो 3 लेवल हैं। एक तो देखो, आप 12th पास हो जाओगे अभी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो अभी एग्जाम बाकी है, 1-2, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा आएगा, आप 12th पास हो जाओगे। अब 12th पास होने के बाद आपको जो सबसे पहला लेवल जो देना रहेगा, वो देना रहेगा आपको सीए फाउंडेशन। ये फर्स्ट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ठीक है, सीए फाउंडेशन। उसके बाद आपको देना रहेगा सीए इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपको देना रहेगा वो रहेगा सीए फाइनल। तो ये 3 लेवल होते हैं आपके सीए बनने में। अगर आप ये 3 लेवल क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एक तरह से क्या बन जाते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। अब सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। अब इसमें होता क्या है, देखो, लेट सपोज कि आपका एग्जाम अभी खत्म हो गया है, ठीक है, और या फिर एक दो महीने में या फिर 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो आपका जो पहला लेवल है सीए फाउंडेशन का, इसका एग्जाम आपका आएगा नवंबर 2020 के अंदर। नवंबर 2020 में आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, और सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम आएगा आपका नवंबर 2021 के अंदर। अगर आप नवंबर 2020 के अंदर सीए फाउंडेशन एग्जाम पास हो जाते हो, तो जैसे ही आप सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 में पास होगे, आप उसके सीए इंटरमीडिएट के लिए फॉर्म भरोगे। आपको 9 मंथ का प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, आप प्रिपेयर करोगे, उस सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे और उसमें आप पास हो गए, तो उसके बाद आप 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। अब 3 इयर्स की ट्रेनिंग किसके पास करोगे? तो आप 3 इयर्स की ट्रेनिंग करोगे सीए इन प्रैक्टिस। हमने बोला था ना सीए इन प्रैक्टिस। तो इसके पास कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस में आप ज्वाइन करोगे, और उनमें आप अलग अलग तरीके के काम सीखोगे। कहने से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास कोई टैक्स रिटर्न भी भरवाने आता है, बिजनेस का भी रिटर्न भरता है, और एक सिंपल जो सैलरी वाला आदमी है उसका भी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, ठीक है। उसके अलावा वो बड़ी कंपनी के भी अकाउंट्स बनाता है, छोटी कंपनी के भी अकाउंट्स बनाता है, वो ऑडिटिंग भी करता है, चेकिंग भी करता है उन अकाउंट्स की, ठीक है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखता है। तो ये सारी चीज़ें आप 3 साल के अंदर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर रह के सब चीज़ें सीखते हो। अलग अलग असाइनमेंट्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे कैसे ये काम होता है। तो 3 साल आप ट्रेनिंग करते हो, और इस ट्रेनिंग को सीए की टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कि हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं। क्या करें हम लोग? आर्टिकलशिप। कि भाई 3 साल की हम लोग को आर्टिकलशिप करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन है तो करूंगा वरना नहीं, कंपलसरी और बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक्स कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप रियल लाइफ में चीज़ें हैंडल नहीं करोगे, तब तक आपको वो नॉलेज नहीं आएगा।
तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये ट्रेनिंग है इसको है ना पूरा एकदम कंपल्शन के साथ दिया है कि आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। अब 3 साल की आर्टिकलशिप के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, और नवंबर 2024 के अंदर आप अपना होपफुली सीए फाइनल का एग्जाम दे पाओगे। और अगर आप नवंबर 2024 के अंदर अपना सीए फाइनल का एग्जाम देते हो, जिसका रिजल्ट आते आते जनवरी 2025, यानी 1 से 1.5 महीना लग जाता है, जनवरी 2025 के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जनवरी 2025 के अंदर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप सीए फाइनल क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अभी भी आप सीए नहीं बनोगे, आप क्या हो जाओगे, सीए फाइनल पास हो जाओगे। उसके बाद आपको सीए इंस्टीट्यूट यानी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को अप्लाई करना पड़ता है कि भाई मैं क्या करना बनना चाहता हूँ, आपका मेंबर बनना चाहता हूँ। मैंने एग्जाम्स तो क्लियर कर लिए बट मुझे मेंबरशिप दे दो। यूजुअली इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं अगर आपने सीए फाइनल एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। 1-2 ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको जाके अटेंड करनी रहती है। अगर आपने वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली है सब चीज़, तो उसके बाद आप अप्लाई करोगे सीए मेंबरशिप के लिए, और सीए इंस्टीट्यूट्स यूजुअली ये मेंबरशिप ग्रांट कर देता है। कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि कहीं कोई फॉर्मेलिटी हो जाए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, आपको रीअप्लाई करना पड़े। तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो और इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप दे देता है। जब इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप देता है तो आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है, और अब आप सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिशियली मेंबर हो गए हो। और अब आपके नाम के आगे, अपने नेम के आगे आप चाहो तो सीए वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप सीए फाइनल पास आउट हो लेकिन आपने अगर इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप नहीं ली है, तो आप सीए वर्ड यूज नहीं कर पाओगे। आप सीए फाइनल पास हो लेकिन आप सीए नहीं हो, तो इसलिए मेंबरशिप लेना आपको कंपलसरी हो जाता है। आपको इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना, इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप दे देता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप सीए बन जाते हो। तो यानी हमारा बेसिकली जो एम है पूरी जर्नी में, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ तो वो ये है कि हमें ये 3 लेवल को क्लियर करना है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें तो आराम से हो जाती है। और उसमें अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से, हमारे पहले लेवल से। अच्छा, इन सब में जाने से पहले एक ओवरव्यू सारे लेवल्स का दे देता हूँ। तो देखो, सीए फाउंडेशन जो है उसको लोग सीए सीपीटी भी बोलते थे, अब उसका नाम बदल दिया गया है। कुछ अटेम्प्ट पहले, आज से 2 से 3 साल पहले, इसको सीए सीपीटी करके एक एग्जाम हुआ करता था। इंस्टीट्यूट ने सीपीटी एग्जाम हटा दिया और उसकी जगह नया एग्जाम यानी सीए फाउंडेशन है। कुछ नहीं, सीपीटी जैसा ही है बट बहुत सारे चेंजेस हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सीपीटी, अब कोई बोलता है कि मुझे सीपीटी देना है, तो सीपीटी जैसा एग्जाम अब नहीं होता है, अब उसकी जगह क्या होता है, सीए फाउंडेशन। फिर पहले आईपीसीसी हुआ करता था, अब आईपीसीसी करके कोई एग्जाम नहीं है, अब आपका सीए इंटर होता है उसकी जगह। और सीए फाइनल पहले भी था और सीए फाइनल आज भी है, उसमें कोई चेंजेस, नाम में कोई चेंजेस नहीं है। देखो, अब सीए फाउंडेशन जो है इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, 4 सब्जेक्ट। और ये चारों सब्जेक्ट्स आपको एक ही बार में इन वन शॉट आपको क्लियर करने रहेंगे। अगर आपको ये एग्जाम सीए फाउंडेशन पास करना है तो चारों सब्जेक्ट में एक ही बार में पास होना रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि ये नवंबर में मैं 2 पेपर क्लियर कर लूँ और फिर अगले नवंबर में मैं 2 पेपर क्लियर कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको सारे एग्जाम्स एक ही साथ क्लियर करने रहेंगे। उसके बाद सेकंड लेवल जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं और इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट हैं। आप 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर हैं, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अंदर हैं। आप जिस ग्रुप, या आप चाहो तो दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो, आप चाहो तो दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग। यानी मेरे को 8 पेपर साथ में देने, मैं दे सकता हूँ। अगर मेरे को 8 पेपर साथ में नहीं देने, मुझे 4 पहले देने और 4 फिर अगली बार देने, वैसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं मेरा आईपीसीसी एग्जाम दे रहा था तो हमारे में 8 पेपर नहीं 7 ही हुआ करते थे, तो मैंने 7 पेपर साथ में दिए थे। तो आप कैसे भी कर सकते हो इस चीज में। आपको बस ये है कि आप जो भी दे रहे हो, एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप, और दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप, आपको दोनों में क्या होना है, पास होना है। इसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 पेपर में अब पास हो जाता हूं, 2 पेपर में अगली बार नहीं। अगर आप एक ग्रुप, अगर आपको इसको पास करना है तो आपको चारों पेपर साथ में पास करने पड़ेंगे, इसमें भी चारों पेपर साथ में पास करने पड़ेंगे। और यही सेम स्टोरी
सेम एज इट इज। सीए फाइनल के लिए भी अप्लीकेबल है। सीए फाइनल में भी वही है कि 8 पेपर हैं टोटल, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके 2 पेपर डिवाइड कर दिए गए। अब पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं। आपको एक ग्रुप एट ए टाइम पास करना है, आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, बट मिनिमम एक ग्रुप तो साथ में पास करना है। अच्छा, साथ में पास करने में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है एग्जम्पशन का। अब एग्जम्पशन क्या होता है, तो लेट सपोज कि मैं ये वाला एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने लेट सपोज मेरा सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स आता है, एक लॉ आता है, एक मेरे पास टैक्स आता है, और इसके अलावा एक कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट आता है। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब सीए एग्जाम्स में आपको मालूम है तो हमको पास होने के लिए 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट चाहिए। यानी अगर मुझे अकाउंट्स में पास होना है तो मुझे उसमें मिनिमम 40 तो चाहिए। अगर 40 से नीचे आ गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। और 50% मुझे ओवरऑल चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहां पे लेट सपोज अकाउंट्स में मेरे 40 आए, तो क्या अकाउंट्स में मैं पास हो गया, यस अकाउंट्स में पास हो गया। लॉ में लेट सपोज मेरे 50 आए, क्या मैं लॉ में पास हो गया, यस मैं लॉ में भी पास हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल मुझे हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। टैक्स में मुझे 40 मार्क्स आया, क्या मैं टैक्स में पास हो गया, यस मैं टैक्स में पास हो गया, क्योंकि मिनिमम मार्क्स 40 चाहिए। कॉस्टिंग में मुझे लेट सपोज 50 मार्क्स आए, क्या मैं कॉस्टिंग में पास हो गया, द आंसर इज यस मैं कॉस्टिंग में पास हो गया। बट क्या मैं पूरा लेवल यानी पूरा ग्रुप पास हो गया, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि 100 100 100 100 टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, 400 मार्क्स का पेपर, और इसका 50% कितना होता है, 200। तो मुझे इन सब पेपर का मिला के टोटल कितना आना चाहिए, 200। मेरा टोटल आ रहा है 180, दैट इज लेस देन 200। और मैं ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो पास हो गया, लेकिन मुझे ओवरऑल में मैं क्या हो गया हूं, मैं फेल हो गया हूं। तो आपको पास होने के लिए 2 चीजें देखनी है, एक तो आपको पर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में तो पास होना ही होना है, यानी हर सब्जेक्ट में तो 40 नंबर से ऊपर लाने ही लाने, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ओवरऑल यानी टोटल मेरा 200 से ऊपर जाए। अगर 200 से ऊपर टोटल नहीं गया या 200 नहीं आया तो आप फेल गिने जाओगे, और आपको सारे एग्जाम्स वापस देने पड़ेंगे। क्या, आंसर इज यस, आपको ये सारे के सारे एग्जाम्स क्या करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे। यानी नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं लॉ में तो पास हो गया ना, लॉ में तो 50 मार्क्स आए ना, 50%, नहीं, आपको सारे पेपर वापस से देने पड़ेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, तो लेट सपोज अकाउंट्स में मेरा 70 मार्क्स आया, लॉ के अंदर मेरा 60 मार्क्स आया, ठीक है, टैक्स के अंदर मेरा 50 मार्क्स आया, क्या मैं तीनों में पास हूं, आंसर इज यस मैं अकाउंट्स में पास हो गया, क्योंकि 40 से ऊपर है, लॉ में भी 40 से ऊपर है, और टैक्स में भी 40 से ऊपर है, सब में पास हो गया। मेरा लेट सपोज कॉस्टिंग के अंदर 39 मार्क्स आया, कितना मार्क्स आया, 39, क्या मेरा 40 मार्क्स से ऊपर है ये, द आंसर इज नो, मेरा 40 मार्क्स से ऊपर नहीं है, मैं यहाँ पे क्या हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ। तो कहना ही से अगर मैं एक पेपर में फेल हो गया, कहना ही से कि अगर मैं एक पेपर में फेल हो गया तो मुझे वापस से क्या ये लेवल में क्लियर हो गया, द आंसर इज नो, मुझे चारों पेपर साथ में क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये एग्जाम्स मुझे वापस देने पड़ेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट का एक रूल है कि भले आप फेल हो गए हो, लेकिन अगर कोई पेपर के अंदर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, जैसे कि ये 2 पेपर हैं, इसमें और इसमें मेरे 60 मार्क्स या 60 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो उस केस में आप भले फेल हो गए हो, वो 2 पेपर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देने पड़ेंगे, आपके यही मार्क्स नेक्स्ट टाइम कंसीडर कर लिए जाएंगे। दैट मीन्स अब इस सिचुएशन के अंदर मैं फेल तो हो गया हूं इस ग्रुप में, अगली बार जब मैं पेपर दूंगा ना, तो अगली बार मैं पेपर सिर्फ और सिर्फ टैक्स और कॉस्टिंग का पेपर दूंगा, अकाउंट्स का पेपर और लॉ का पेपर नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें मेरे 60 से ज्यादा मार्क्स है। देखो टैक्स में भी पास तो हो गया, लेकिन 60 से ज्यादा मार्क्स नहीं है, इसलिए टैक्स का पेपर वापस देना पड़ेगा। यानी सिंपल हम लोग रूल क्या बना सकते हैं, रूल ऐसा बना सकते हैं कि भाई 40 मार्क्स ईच पेपर, यानी हर पेपर में 40 मार्क्स तो लाने ही लाने, और 50% ओवरऑल, यानी पूरे ग्रुप का टोटल का 50% सब सब्जेक्ट का मिला के होना चाहिए। समझ में आता कि नहीं। और किसी पेपर में हमें एग्जम्पशन चाहिए, एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है कि आप एग्जम्प्ट हो जाओगे, अगली बार आपको अगर आप फेल भी हो गए तो ये पेपर नहीं देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 60 मार्क्स हर पेपर में लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी पेपर में 60 मार्क्स लाते हो तो वो पेपर अगली बार आपको देना नहीं पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है।
तो ये बेसिकली सीए एग्जाम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए हमारे। अब हम लोग हमारे मेन चीज पे फोकस करते हैं, एंड दैट इज सीए फाउंडेशन, कि भाई हम लोग सीए फाउंडेशन में क्या करने वाले हैं। चलो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सीए फाउंडेशन का करिकुलम देख लेते हैं कि कैसा करिकुलम, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो ICAI.org, आप भी ये वेबसाइट याद रखना, आपको ये वेबसाइट काम आएगी। जब आप खोलते हो तो वेबसाइट में कुछ ऐसा खुलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले जाते हो। इंस्टीट्यूट की कोई भी न्यूज़ को वेरीफाई करना है तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखने का, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आके देखने का कि उसमें कोई चीज़ आई है कि नहीं। अब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेन्यू दे रखा है। हमारे जो काम का मेन्यू है वो स्टूडेंट्स का मेन्यू है, तो आप स्टूडेंट्स के मेन्यू में जाओगे तो आपको सब मेन्यू मिलेंगे उसमें, ठीक है। क्लाउड कैंपस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम लोग को जिसमें इंटरेस्ट है वो कौन सा है, ये वाला मेन्यू, ठीक है। हम जाएंगे बोर्ड BOS नॉलेज पोर्टल। BOS का मतलब है बोर्ड ऑफ स्टडीज, तो इंस्टीट्यूट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो अब इसमें देखो ये है हमारा कोर्स, क्या लिखा है, न्यू स्कीम ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, न्यू स्कीम ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब इसके अंदर पहला फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड की हुई मिल जाएंगी आपको। तो आप सीए फाउंडेशन में जाओ, और फाउंडेशन में जाएंगे तो देखो हमारे कितने पेपर होते हैं फाउंडेशन के अंदर, 4 पेपर हैं। कितने पेपर हैं, 4। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस लॉ, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तीसरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो हमारे कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो कहना ही से सीए फाउंडेशन के अंदर मेरे पास सीए फाउंडेशन में मेरे पास 4 पेपर हैं। पहला कौन सा है, तो कहने से पहला है अकाउंटिंग, पहला पेपर कौन सा है, अकाउंट्स का है। अब ये पेपर आपका 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद दूसरा पेपर जो आपका है वो कौन सा है, तो दूसरा पेपर आपका है बिजनेस लॉ एंड करेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस लॉ एंड करेस्पॉन्डेंस, अब इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर आपको बिजनेस लॉ है जो 60 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। और दूसरा जो पार्ट है वो है करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डेंस में क्या है, तो बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश सॉर्ट ऑफ थिंग है, जैसा आप लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, उसके बाद मिनट राइटिंग है, उसके बाद बेसिक ग्रामर है, तो वो सारी चीज़ें हैं, और वो आपका 40 मार्क्स का सिलेबस बनता है। अब ये पेपर को आप मिलाओगे तो दोनों में टोटल कितना आता है, 100 मार्क्स। तीसरा पेपर जो है वो है आपका बिजनेस मैथ, स्टैट्स एंड LR, ये एक पेपर आपका। और ये पेपर आपका अगेन 3 पार्ट में बटेगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए में आपको मैथ्स है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैथ्स है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स के लिए आएगा। क्लास 11th में जो CBSE के स्टूडेंट है उन्होंने तो क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स करके एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट था उनको, इकोनॉमिक्स के साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, तो आपने स्टैट्स तो पढ़ा ही होगा। अब ये स्टैट्स, इसमें यहाँ पे वही स्टैट्स है, बस थोड़ा बहुत एडिशन है उसके अंदर, आपको 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आएगा, और 20 मार्क्स का आपको आएगा लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे साइड, कि भाई एक आदमी 40 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रेवल किया, फिर वेस्ट में 30 ट्रेवल किया, फिर नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल किया, तो बताओ अभी वो कौन से साइड है।
अभी और वो ऐसा रहता है ना कि सिंपल मेरी एज इतनी है, उसकी एज मेरे से डबल है, उसकी एज उससे हाफ है, तो बताओ उसकी एज कितनी है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। इसमें 5 से 6 टॉपिक हैं ऐसे जिसमें से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये भी टोटल कितना हो जाता है 100 मार्क का। और फोर्थ पेपर हमारा रहेगा, वो फोर्थ पेपर हमारा रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसमें 2 पार्ट हैं, एक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है और दूसरा आपका BCK यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब ये 60 मार्क्स का आपको और ये आपको 40 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है, तो आपको क्लास 11th का डिमांड सप्लाई वो सारा इकोनॉमिक्स है, प्लस थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और कुछ पोर्शन 1 या 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। 11th स्टैंडर्ड का माइक्रो इकोनॉमिक्स है थोड़ा बहुत, 12th स्टैंडर्ड का मैक्रो इकोनॉमिक्स है थोड़ा बहुत, और इंडियन इकोनॉमिक्स है 12th स्टैंडर्ड का। तो ये सबको मिला के आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है। उसके अलावा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या है, तो आप बिजनेस स्टडीज तो पढ़े ही हो, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में बेसिकली जो 11th स्टैंडर्ड का बिजनेस स्टडीज था उसमें से कुछ पोर्शन प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा उसी टाइप का कंटेंट आपको दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है। तो टोटल आपका 60 + 40 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का होता है। अब ये 4 पेपर होते हैं और इन 4 पेपर में कैसा रहेगा कि ये 2 पेपर आपके राइटिंग में होंगे। किस में होंगे? राइटिंग में। राइटिंग का मतलब क्या, आपको 100 मार्क का एक पेपर आएगा, जैसे आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर आता है 80 मार्क्स का, और उस पेपर को आपको लिख के आंसर्स को सॉल्व करके कि आपका आंसर कैसे आया, आपको पूरा सॉल्व करके इंस्टीट्यूट को सबमिट करना है। इंस्टीट्यूट उसको चेक करके आपको बताएगा। तो ये 2 पेपर आपको राइटिंग में आएंगे, जिनको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव, कि भाई आपको इसमें लिखना है पेपर में। वेरएस ये 2 जो पेपर हैं, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको 4 में से एक चूज करना है। एक चूज किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, आपने छोड़ दिया तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आपने गलत कर दिया राइट मार्क्स का +1, अगर आपने लेफ्ट यानी छोड़ दिया तो 0, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपको मिलेगा -0.25। यानी आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, जो आने वाला था वो भी कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है ये 2 पेपर के अंदर। तो 2 पेपर ऑब्जेक्टिव एंड 2 पेपर सब्जेक्टिव। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा चिंता हो रहा होगा कि सर यहाँ पे मैथ से इसका हम क्या करेंगे, हम तो 11th 12th में मैथ से नहीं लिए, और लिए तो भी सर आता नहीं है। तो देखो, टेंशन की बात नहीं है। क्यों टेंशन की बात नहीं है? कि 1 मिनट के लिए मैं ऐसा समझूं कि आपको मैथ्स आता भी नहीं और आप पढ़ना भी नहीं चाहते, लेट सपोज, ठीक है, तो भी कहने से स्टैट्स 40 मार्क्स का है, जो हमने कर रखे हैं। हम लोग 11th स्टैंडर्ड में स्टैट्स किए थे, उसको वापस से पढ़ेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे, तो कहने से स्टैटिस्टिक्स है। और लॉजिकल रीजनिंग इतना कुछ हार्ड नहीं है, वो भी हम अच्छे से करेंगे। तो कहने से 60 मार्क्स का तो हम लोग कर रहे हैं ना। अगर मुझे इंस्टीट्यूट के CA फाउंडेशन एग्जाम में मेरा एम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में 40 मार्क्स लाना है, सिर्फ पास होना है, तो कहने से अगर ये 2 भी करूं तो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आराम से पॉसिबल है। और मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आप करोगे और आपको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कहने से आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, फिर भी कुछ ना कुछ तो आएगा, ये सुनो। और कहने से उसमें भी हम स्कोर करके ये मैथ्स का जो पेपर है उसमें आराम से पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब मैथ्स का जो लेवल है वो मैं बता देता हूँ, क्लास 11th और क्लास 12th का है, लेकिन उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है। इंस्टीट्यूट क्लास 11th की और क्लास 12th की जो मैथ्स है उसका बहुत बेसिक चीज़ें पूछता है आपसे यहाँ पे। उतने बड़े लेवल पे साइन कीटा, कॉस कीटा, एक्स स्क्वायर, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिंपल नंबर गेम के साथ खेलता है, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आप पढ़ चुके हो। प्रोबेबिलिटी तो क्लास 10th में भी था, बस उसी को इंस्टीट्यूट थोड़ा सा और बढ़ा के 11th और 12th का बेसिक पूछ लेता है। तो आपको मैथ्स के बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, CA फाउंडेशन का पूरा कोर्स हो गया। अब बात करते हैं हम इस कोर्स को हम कंडक्ट कैसे करने वाले हैं।
तो देखो वी आर प्लानिंग टू हैव ऑनलाइन क्लासेस प्लस फेस टू फेस क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस प्लस फेस टू फेस क्लासेस मतलब क्या है इन दोनों चीज में? तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है वैसे ही जो हमारा पोर्शन बच गया है उस पोर्शन के लिए हम क्लासरूम में बैठेंगे सब लोग और वहाँ पे पढ़ेंगे, सारे टीचर्स आएंगे आपको, जैसे हमारा रेगुलर 12th स्टैंडर्ड के अंदर क्लास होता था वैसे क्लासेस कब होंगे, फेस टू फेस के अंदर वो क्लासेस हो जाएंगे। तो जब तक आपका लॉकडाउन रहता है तब तक आपका टाइम नहीं वेस्ट हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फेस टू फेस क्लासेस आपके लिए अरेंज कर देंगे। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे जितने भी सीए इंस्टीट्यूट से सीए कोचिंग क्लासेस थे उन सब ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट इज कि आपको ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया बस आप देख लो, आपको समझ में आया तो ठीक और नहीं समझ में आया तो भी ठीक, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वीडियोस रिकॉर्ड करके देंगे, यानी लेट सपोज कि मैं 3 डेज जैसे कि 17 तारीख 18 तारीख और 19 तारीख को रोज आपको 2 से 3 घंटे का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी रोज आपको 2 to 3 आवर्स वीडियो मिलेगा, आपको वो 2 to 3 आवर्स रोज देखना है और उसमें जो भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करना है, सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं आपको 2 to 3 आवर्स के। अब एक बार 2 to 3 आवर्स का आपका लेक्चर हो गया ना, अब 3 दिन में आपको कुछ ना कुछ डाउट्स तो आए होंगे, तो उन डाउट्स के लिए हम लोग लाइव आपके क्लासेस रखेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे फेस टू फेस, ठीक है। अपने पास जो सिस्टम है लाइव क्लासेस का उसमें आप लिख के अपने मोबाइल स्क्रीन पे लिख के आप अपनी डाउट हमें कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो सारी एकदम ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि हम क्लास में ही बैठे हैं वैसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस अरेंज करेंगे जिसके अंदर आपके पिछले 3 दिन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्या कर देंगे उसके अंदर सॉल्व कर देंगे। उसकी कुछ एप्लीकेशंस वेब एप्लीकेशन होंगी वो आपको डाउनलोड करनी रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है वो लोग लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनको लैपटॉप लेने की ज़रूरत या फिर कहीं से बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास उनका स्मार्टफोन तो होगा ही, घर में किसी के पास भी कोई भी स्मार्टफोन होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, उसमें वो लोग ये क्लासेस को देख पाएंगे। ये क्लासेस में अभी बेसिकली 7 डेज की जो क्लासेस रहेंगी ना, पहले 7 दिन की क्लासेस वो तो मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करने वाला हूँ, यूट्यूब। उसके बाद की क्लासेस 7 डेज की बाद की क्लासेस, वो क्लासेस में अपनी एक ऐप है, ये सारे क्लासेस हम लोग आपको डिलीवर करेंगे एग्ज़ाम गोल्स के थ्रू। अब एग्ज़ाम गोल्स क्या है, तो एग्ज़ाम गोल्स बेसिकली एक वेबसाइट है या फिर एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो। तो ये लेक्चर्स आप स्ट्रिक्टली सिर्फ मोबाइल में ही देख पाओगे, ये लेक्चर्स आप मोबाइल में ही देख पाओगे क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन पे ही चलेंगी। अगर आपके पास आईफोन है या फिर ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन नहीं अवेलेबल रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन पे आप ये क्लासेस देख पाओगे। तो ये क्लासेस एक बार हमने 3 डेज़ का क्लासेस रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद आपको मैं मैसेज में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आपको वो भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके थ्रू हम लोग लाइव क्लासेस, हम जूम या फिर ऐसा नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम एक दूसरा ऐप यूज़ करने वाले हैं जिसमें एकदम ऑलमोस्ट रियल टाइम रहेगा। तो हम सारी क्लासेस वहाँ पे लाइव ले लेंगे आपकी, ठीक है। तो आपका ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें कहीं खो जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी दिया जा रहा है। जस्ट इन केस कोई स्टूडेंट्स को ऐसा है कि सर हमको 17 तारीख को हमने पढ़ा, 18 तारीख को पढ़ा और 18 तारीख को डाउट है, अभी हमें आगे लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है, हम 18 तारीख का डाउट सॉल्व नहीं होगा तब तक, तो आप एनी टाइम मुझे मेरे नंबर 6354867329 पे या तो कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब डाउट्स क्या कर देंगे वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब
देखो यहाँ पे मेरा एम क्या है, सिंपल, वी डोंट एम टू पास सीए फाउंडेशन। हमारा ये एम कभी होता ही नहीं है कि हम सीए फाउंडेशन आपको पास करवा दें, ये हम नहीं करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसके लिए प्रिपेयर करो और आप ये स्कोर करो। वी वॉन्ट यू टू स्कोर रैंक, और इसी के लिए ये सब ऑनलाइन क्लासेस, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, खत्म हो गया कहानी, लेकिन मैं लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रखना चाहता हूँ ताकि आपकी सारी डाउट्स हों वो सॉल्व हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं रैंक के लिए। अब ये जो समय है ना, ये जो टाइम है ना, ये हमको यूटिलाइज करना है, जहाँ पे बाकी लोग इसको नहीं यूटिलाइज करेंगे, बट वी विल यूटिलाइज टू द फुलेस्ट स्ट्रेंथ। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, सर बुक्स का कोई प्रॉब्लम है या XYZ चीज़, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप सबसे पहली चीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको कम्युनिकेट करोगे। आप पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर ये भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम भी आप मुझसे शेयर करोगे। किस नंबर पे? इस नंबर पे। बिकॉज वी डोंट वांट टू पास सीए फाउंडेशन, वी डोंट वांट टू पास सीएमए फाउंडेशन, वी वांट टू स्कोर रैंक, और वो भी ऑल इंडिया रैंक। मैंने बताया कि नहीं बताया आपको कि सीए में रैंक सिस्टम नहीं है। सीए में ऐसा नहीं है कि इसका इतना रैंक है, इसका इतना रैंक है। सीए में दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो आप पास हो या फिर आप फेल हो, यही दो रिजल्ट होते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होते हैं ना, सिर्फ टॉप 50, सबका रैंक नहीं आता है, सिर्फ जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होते हैं उनके रैंक अनाउंस करता है, और उन्हें हम लोग बोलते हैं AIR। AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो ऐसा आता है AIR 1, AIR 2, ऐसे रैंक होल्डर्स आते हैं। तो ये रैंक्स के लिए हम ट्राई करना है हमें कि हम ये रैंक्स लेके आएँ। अब कोई बोलेगा सर मेरा 12th में इतना अच्छा था ही नहीं, मैं तो कैसे रैंक लेके आऊँगा और मैं पास हो जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात है। देखो 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड को में आपको जिन्होंने पढ़ाया है या फिर आपने भी जो खुद से पढ़ा है, वो पढ़ाई का लेवल अलग था। यहाँ पे आपको जिस तरीके से पढ़ा जाएगा और जो मेहनत आप करोगे वो लेवल एकदम अलग होगा। आज से 2 महीने बाद आप खुद को देखोगे ना तो खुद को सरप्राइज हो जाओगे। जितने स्टूडेंट्स 12th में मेरे पास अकाउंट्स पढ़े हैं उनको मालूम है कि जब वो 12th में आए थे तब वो आधा घंटा भी बैठ के अकाउंट्स नहीं कर सकते थे, और लास्ट क्लास में जब एग्जाम्स आ गई थी, बोर्ड एग्जाम्स आ गई थी, तो वही स्टूडेंट्स जो आधा घंटा भी बैठ के अकाउंट नहीं कर सकता था, वो 5-5, 6-6 घंटा बैठ के अकाउंट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो वो अपने क्लासेस थोड़े से अलग हैं, सब चीज़ें एकदम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है और हम लोग मेहनत कर लेते हैं। प्लस किसी का अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है, तो मैंने देखो आपको क्या बोला है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या बताया है, अकाउंट्स। अब यहाँ अकाउंट्स के अंदर, यहाँ इस अकाउंट्स के अंदर आपको बेसिकली क्या, कौन सा अकाउंट्स आ रहा है, तो इसके अंदर आपको जो अकाउंट्स आ रहा है वो आपको क्लास 11th का अकाउंट्स आ रहा है और क्लास 12th का पूरा अकाउंट्स है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आपने 11th 12th में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें मैं वापस से पढ़ाने वाला हूँ। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर पढ़ा था। तो वहाँ से सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से, किसी का बेसिक्स कमज़ोर है तो वो बेसिक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ एम करनी है, रैंक। और ये रैंक कैसे आएगा, तो रैंक लाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमको। रैंक लाने के लिए जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ, उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको। ब्लाइंडली मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आज 10 सम होमवर्क में हैं, तो 10 सम आपको भले कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये लॉकडाउन में मैं तो आपका होमवर्क चेक नहीं कर सकता, तो आपको वो 10 सम्स अपने आप से सॉल्व करने हैं। अगर आपको बोला गया कि भाई आज जो क्लास में पढ़ा है वो घर पे बैठ के अब रिवाइज करना है, तो वंस यू सी द लेक्चर, आप एक बार लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद उस सारे कंटेंट को आपको रिवाइज करना है, कंपलसरी ये आपको करना है। अगर आप ये स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, सब फॉलो करोगे तो आपका 110% आप एक चीज़ मान के चलो कि आप रैंक लेके आओगे, अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें तो एम करना है किसके लिए, रैंक के लिए ही एम करना, हमको उसके नीचे कुछ भी एम नहीं करना है। अब बाकी सारी चीज़ें कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने जैसे कि बताया, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी
उसके लिए तो आपको पहले 7 डेज तो यूट्यूब देखना है, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे शेखावत एकेडमी, मैं लिंक भी दे देता हूँ, बट फिर भी अगर आपको सर्च करना है तो उसमें शेखावत एकेडमी करके आप सर्च करोगे तो उस पर आपको एक चैनल मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग आपको करनी है कि इस चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ एक जो बेल आइकन होता है वो भी दबा देना है, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उस पर, वो नया लेक्चर आपको उस पर मिल जाए। दूसरा, 7 डेज के बाद, आफ्टर 7 डेज आपको एक ऐप का लिंक मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जिसका नाम है एग्जाम गोल्स। क्या नाम है? एग्जाम गोल्स। आपको ये ऐप को क्या करना है, आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है, और आपको आगे की क्लासेस इस ऐप में मिलेंगे। तो अभी फिलहाल इस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो हम 7 डेज यूट्यूब पे ही चलेंगे। उसके बाद लाइव क्लासेस के लिए क्या करना है, तो लाइव क्लासेस के लिए आपको अपने एंड्रॉयड या फिर कोई भी फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है वेबएक्स। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, जिस फ़ोन से आप लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन ज्वाइन करोगे उसमें आपको वेबएक्स करके एक एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जितने भी डाउट सॉल्विंग होंगे हमारे, वो सारे डाउट सॉल्विंग करेंगे। प्लस जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो सारे के सारे लेक्चर्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीए करना चाहते हैं या फिर सीए में करना चाहते हैं या फिर उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनके साथ ये सारे लेक्चर्स शेयर करो। द रीज़न इज़ कि ये लॉकडाउन है और किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, सब लोग पढ़ना चाहिए इसको। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो अपनी क्लासेस में नहीं था 12th के अंदर, तो उसके साथ भी आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी है। आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करो ये सारे लेक्चर्स को और ये सारे मैसेजेस जितने भी मैं आपको भेजता हूँ, ताकि किसी को भी कोई तो काम ये आ जाए। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको, जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, जो 12th में हमारे पास नहीं पढ़ा है, अगर उसको भी ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एक बार मैंने ग्रुप में आपको ऐड कर दिया, आपको रेगुलर अपडेट्स क्या होंगी उस पर मिलती रहेंगी। तो आपको अपना नाम और ये बताना है कि आपको सीए फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करना है, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा बेसिकली आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल से हम लोग रियल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो अराउंड मैं 40-50 मिनट्स का ही रख रहा हूँ, मैं पूरा 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर आज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल से मैं 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर आपके लिए अपलोड करूँगा। रोज़ आपको लेक्चर मिलेगा और आपको वो लेक्चर, आज का लेक्चर आज ही देख के ख़त्म कर देना है। यानी लेट सपोज कि आज मैंने लेक्चर अपलोड किया है, तो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर कम्स आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये 2 से 3 घंटे का लेक्चर देख लो। वरना वीडियो लेक्चर में लोग करते क्या है कि हाँ मैं देखता हूँ, वो हफ्ता भर जो एक लेक्चर है उसको देखने में 1 हफ्ता लगा देते हैं। अब उससे होता क्या है कि बाकी 6 दिन के लेक्चर्स है ना, बंडल अप हो जाते हैं। फिर इतना ज़्यादा लेक्चर्स हो जाता है ना कि फिर हम लोग यूं ही देखना चालू कर देते हैं, और जब हम यूं ही देखते हैं सब लेक्चर्स को, तो फिर हमारा उसमें इतना कंसंट्रेशन और जो सीखना होता है वो हम नहीं सीख पाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, आप 12th में रट्टा मार के पास हो सकते हो, सीए में नहीं हो सकते। सीए में आपको जब तक लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे आप पास हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं तब तक उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना है, उसी चीज़ से स्टिक रहना है। मेरे को फ़ोन करो, जो भी है डाउट सॉल्व करो अपने, क्योंकि अगर डाउट्स रह गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कल हम लोग हमारा पहला लेक्चर रखेंगे। कुछ लिंक्स शेयर कर रहा हूँ मोबाइल एप्लीकेशन और सारी चीज़ों की, वो सब चीज़ें सब्सक्राइब कर लेना और डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा ये 2 चीज़, इंस्टाग्राम आप फॉलो तो करते ही होगे, अभी भी यूज़ तो कर ही रहे होगे, ठीक है। तो इस पे आप, जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, सैक एड्यू 18, क्या सैक एड्यू 18, एंड CASSHAINDRA,
ये 2 इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि उस पर मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि क्विकली एक सर्वे ले लेता हूँ। सर्वे इन अ सेंस कि जैसे कि भाई कितने लोगों को ये लेक्चर समझ में आया, कितने लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें रिपीट करूँ, कितने लोग चाहते हैं कि मैं डाउट सॉल्विंग सेशन रखूँ। तो उसमें इंस्टाग्राम में वो येस नो वाली चीज़ें, और वो सर्वे के लिए थोड़ा अच्छा है स्टोरीज़ में। तो इसके लिए आपको ये 2 इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना है। साथ साथ में आपको शेखावत एकेडमी का यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करना है, और उसको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब क्लास 11 से क्लास 12th में आ रहे हैं, तो उनके ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और उनके 5 लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो उनको प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर सकते हो, उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कि वो भी चाहें तो अपने सारे क्लासेस ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको कल अकाउंट्स के पहले लेक्चर के साथ।